सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। सो फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट 2 से सेक्शन ई, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। सो आई विल डू मेक श्योर कि बहुत सारे एमसीक्यूज जो पास्ट में पूछे जा गए हैं भाई आईएमए, वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, मैंने इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बरोबर। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड प्रपोजल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे? ओके, सो कैन आई से एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसमें हमें कौन सी चीज को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, सो हमें एक एक करके ऑप्शन देखना पड़ेगा। जो मैंने क्या बोला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मतलब किसके लिए है, इट्स अ, हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, द एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट मैंडेटेड पीयूसीयू, मतलब हम पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सो कैन आई से दिस इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, तो हम एक्सपांशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एडिशनल R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, कहने से दिस इज ऑल्सो, तो ऑटोमेटिकली मेरा लास्ट ऑप्शन बन जाएगा। लास्ट ऑप्शन बोला क्या, रीफिनेंसिंग मतलब किसी और पैसे मेरे को लेके आना है फॉर एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो कहना है वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट अ करंट और अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब उस ऑपरेशन को चलाने के लिए होता है। सो दिस इज नॉट अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हर टाइम जरूरी नहीं है सारे ऑप्शंस को रीड करना चाहिए, बट देन तुम रीड करके डिसाइड कर पाओगे कौन सा आंसर राइट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, अब इसमें जो एलओएस दिया दैट इज योर नथिंग बट योर लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट में से कौन सा पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज लीस्ट लाइकली। तो ध्यान में रखना जब भी क्वेश्चंस आता है लीस्ट लाइकली एंड मोस्ट लाइकली के क्वेश्चंस, तो दैट इज अ चांसेस कि वो दो आंसर्स शायद हो सकते हैं क्लोज बाय। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, which one of the following items is least likely to directly impact an equipment replacement? Okay, इधर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करने के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट क्या डिसीजन के लिए क्या क्या चीज को हम कंसिडर करते हैं, क्या ऐसे रिप्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज को कंसिडर करेंगे, जो भी नया मशीन आ रहा है उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, उससे सेविंग कितना होगा, उससे बेनिफिट कितना होगा, बरोबर। अब जो पुराने एसेट है उसको हम कितने में बेच रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बोला, ये ऑप्शन द एनपीवी ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड, उसका प्रेजेंट वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, तो शायद ये नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। डेप्रिसिएशन रेट दैट विल बी यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस ऑन द न्यू एसेट, ये काम का है बिकॉज हम डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कंसिडर। टैक्स सेविंग कितना होगा नई मशीन को खरीदने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल अकाउंट रिसीवेबल दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। ओह, तो कहने से नया मशीन खरीदेंगे, नया मशीन खरीदने की वजह से मेरा रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा, तो कहने से दिस इज ऑल्सो अ रेलेवेंट पॉइंट, बरोबर। द सेल्स वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड, तो कितना बेच के हमें पैसा मिलेगा, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज लीस्ट लाइकली टू डायरेक्टली इंपैक्ट द इक्विपमेंट, मतलब ये डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगा, इट विल बिकम अ इररिलेवेंट फैक्टर, दैट इज एनपीवी ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन 3, व्हाट इज क्वेश्चन 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द कैश इनफ्लोज। ओके, कैश इनफ्लोज क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर कैश फ्लोज कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, सो मेजरली बोलूं ऑपरेशंस के थ्रू आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, बरोबर। पुराने एसेट को बेच के आएगा, बरोबर, पुराने एसेट्स को हम बेचेंगे तो कैश इनफ्लोज आ सकता है, राइट, फ्रॉम, या फिर तुम्हारे वर्किंग कैपिटल का रिकवरी हो सकता है। तो दिस आर दी थ्री थिंग्स जो जिसके थ्रू तुम्हें आ सकता है, आइदर बिजनेस करके, ऑपरेशन करके, सेकेंड इज पुराने एसेट्स को बेचेंगे तो कैश इनफ्लो आएगा, थर्ड इज वर्किंग कैपिटल का रिकवरी होगा। ठीक है,
तो ऑल ऑफ द नीड्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द कैश इनफ्लोस फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, प्रोसीड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो कहना है प्रोसीड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि पैसा आ रहा है बाय डेट या इक्विटी लेके, ठीक है। बी ऑप्शन बोला रिडक्शन इन दी वर्किंग कैपिटल, तो कहने से वर्किंग कैपिटल कम होगा तो कैश इनफ्लो हो सकता है। कैश सेविंग्स ऑन रेगुलर एक्सपेंडिचर, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं लोग। सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, पुराने मशीन को बेच के कितना पैसा रियलाइज होगा, तो कहना ऐसे ये तीनों चीज किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैश इनफ्लोज के बारे में बात कर रहे हैं इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम अ फाइनेंसिंग। सर प्रोसीड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो ही हुआ ना, यस पैसा आ रहा है बट किससे आ रहा है, डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तुमने कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू जनरेट नहीं हो रहा है, दिस इज फ्रॉम अ इंस्ट्रूमेंट, डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा आ रहा है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझा ये क्यों, इधर भी कैश आ रहा ही है बरोबर, इट इज ऑल्सो कैश इनफ्लो बट द थिंग इज इट इज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। गुड, नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हम इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं। विल कॉर्प्स कॉर्पोरेशन वन अ सेटलमेंट, ओके हम जीत गए एक सेटलमेंट इन अ लॉ सूट एंड वाज ऑफर्ड 4 डिफरेंट पेमेंट अल्टरनेटिव्स, तो हम जीत गए तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, बाय द डिफेंडेंट्स इंश्योरेंस कंपनी, ओके। अ रिव्यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 8%, ओके, इज अप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन, वेरी गुड। Ignoring any tax consideration, which one of the following 4 alternatives should the controller recommend to Wilkers management? तो तुम्हारा एक केस था, लॉसूट तुम जीत गए, तो 4 ऑप्शन है पेमेंट का सामने वाले के पास, तो 4 में से तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो सबसे ज्यादा कैश इनफ्लो देगा वो तुम सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ओके। तो इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तो आई होप सबके पास कैलकुलेटर है एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन सबको आता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला 1,35,000 नाउ, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया 1,35,000, तो ये एज इट इज। उसके बाद बोला 40,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो साल के एंड में क्या मिलने वाला है, ये 40,000 मिलने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा हमें 1.08 इसका डिस्काउंटिंग यानी कि 8% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा बरोबर। सो कैन आई से 40,000 हर साल मिलने वाला है, तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, जब भी डिस्काउंटिंग करना है तो क्या करना पड़ता है 1 डिवाइडेड बाय 1.08, तो हमें मिलेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। सो सिंस द कैश फ्लो क्या है, कांस्टेंट है, हर साल तुम्हें 40,000 ही मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे एन्युटी फैक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के लिए एक इक्वल टू दबाया, वापस स्टेप्स रिपीट करता हूं, 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर का आएगा 0.925, सेकेंड ईयर के लिए और एक बार इक्वल टू करेंगे, थर्ड ईयर के लिए और एक बार इक्वल टू करेंगे, फोर्थ ईयर के लिए और एक बार इक्वल टू करेंगे, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे एन्युटी फैक्टर निकालना है, तो हम प्रेस करेंगे जीटी, तो एन्युटी फैक्टर आ जाता है, एन्युटी फैक्टर इज 3.312, ठीक है। हर साल कितना मिलने वाला है कैश फ्लो, दैट इज 40,000, तो कितना आ जाएगा इंटू 40,000, तो कैन आई से इट इज 3.312 into 40,000 which is 132,480, ठीक है। ये आ गया मेरा ऑप्शन बी के हिसाब से। तो कहने से अभी दोनों में अगर ए एंड बी को मैं अगर कंपेयर करता हूं तो कौन सा बेनिफिशियल है, कहने से अभी ए बेनिफिशियल है, क्योंकि ए में मेरे को मिल रहा है आज के दिन ही 135, बट बी ऑप्शन में मेरे को मिल रहा है सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरिजन में आज के दिन में कितना मिल रहा है 132,480, ठीक है। सी ऑप्शन इवैल्यूएट करते हैं, सी ऑप्शन में बोला आज के दिन में 5,000 मिलेगा, ओके, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू 5,000 इज 5,000, आज के दिन ही 5,000 मिलेगा ना, तो उसका आज का वैल्यू कितना होगा 5,000, ओके। उसके बाद बोला है 20,000 पर ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो तुम्हारे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए तुम्हें कितना मिलने वाला है 20,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेटर में अगेन डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.08, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर, तो सर 10 साल के लिए हम लोग इक्वल टू प्रेस कर देंगे एंड देन विल प्रेस जीटी, तो जीटी आया तो कितना आता है एन्युटी फैक्टर, कैलकुलेटर में एन्युटी फैक्टर आता है 6.71, ठीक है, ये मेरा एन्युटी फैक्टर आ गया, इनटू कितना मिलने वाला है, कैन आई से 20,000 मिलने वाला है, तो इनटू 20,000, तो आंसर इज
1,34,202, ठीक है, 200 ले लेते हैं, 1,34,200, ठीक है। ये तो क्या है, सिर्फ ये 20,000 10 साल के लिए कितना मिलने वाला है, बट आज के दिन में मुझे कितना मिल रहा है 5,000, तो कहने से आई विल ऐड 5,000, तो टोटल कितना मिलने वाला है 1,39,200। ओ तो कहना से अब तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन चला गया, मेरे लिए फेवरेबल है सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर कैलकुलेशन। तो इधर क्या लिया मैंने, एन्युटी फैक्टर लिया @8% फॉर 4 years। इधर मेरे को 10 साल मिलने वाला है, तो इधर मैंने क्या लिया 8% का एन्युटी फैक्टर फॉर 10 years, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन बोला है आज के दिन में तुम्हें 5,000 मिलेगा एंड 5,000 हर साल मिलेगा एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 9 years। तो 9 साल के लिए तुम्हें 5,000 मिलने वाला है, प्लस अ लमसम पेमेंट ऑफ 2 lakh एट द एंड ऑफ 10th year। ओके, सो कैन आई से ईयर 0 आज के दिन ही कितना मिलने वाला है, कैन आई से कैश फ्लो कितना मिलने वाला है 5,000 मिलने वाला है इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो आज के दिन में मिलने वाला है तो उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी 1, सो प्रेजेंट वैल्यू होगा 5,000, ठीक है। फिर क्या बोला है 5,000 हर साल मिलेगा, कब तक मिलेगा, नेक्स्ट 9 years के लिए, बरोबर। सो फर्स्ट ईयर से लेके 9th year तक तुम्हें कितना मिलने वाला है 5,000 मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एन्युटी फैक्टर लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1.08, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, ठीक है। 0.5 आता है, जीटी प्रेस करेंगे तो 6.24, तो कितना आया 6.24, यानी कि 25 लेंगे राउंड ऑफ करके, या फिर 3 डेसिमल लेना सजेस्टेबल है, तो 3 डिजिट कितना हो जाएगा 6.24, 6 के जगह पे 6 के बाद 8 है तो इसलिए हम क्या ले लेंगे 247, तो 6.247 इंटू 5,000, तो ये आ जाएगा 31,235। और 10th ईयर में मुझे क्या मिलने वाला है, 10th ईयर में मुझे मिलने वाला है 2 लाख। तो 10th ईयर में ही सिर्फ मिलने वाला है 2 लाख, 10th ईयर तक हर साल नहीं मिलने वाला है। तो इधर क्या लेंगे, एन्युटी फैक्टर लेंगे कि डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, वी विल टेक डिस्काउंटिंग फैक्टर। सर क्यों डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि ये सिर्फ 10th ईयर के एंड में मिलने वाला है। तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.08, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तो कितना आया 0.46, 0. कितना आ रहा है 0.463, ठीक है। तो ले लेंगे 0.463 इंटू 2 लाख, तो ये आ गया 92,600। तो ये तीनों का अगर मैं टोटल करता हूँ 92,600 प्लस 31,235 प्लस 5,000, तो इसका आंसर आता है 1,28,835, बराबर। तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कैश इनफ्लो मेरा कब होगा, इफ आई विल सेलेक्ट ऑप्शन 3, दैट इज 1,39,200। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, ठीक है, सिंपल। तो मेरे पास 4 अल्टरनेटिव्स थे, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को सबको कंपैरेबल बनाना है। कैश फ्लोज अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, तो मेरे को सबको कंपैरेबल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का तो मेरे को ऑलरेडी दिया है 135, सेकेंड वाले का मैंने 4 साल मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है हर साल 40,000 मिलने वाला है, तो मैंने 8% के हिसाब से एन्युटी फैक्टर ले लिया 4 years के लिए, देन मल्टीप्लाई करके आई गॉट द कैश इनफ्लो एज 1,32,480, ठीक है। सी ऑप्शन में 5,000 आज के दिन में मिल जाएगा, बट 20,000 मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years, तो 10 years के एन्युटी फैक्टर ले लिया एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तुम लोग को टेबल मिलेगा एग्जाम में, यू कैन यूज द एन्युटी एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल एज वेल, ठीक है। चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार तो एग्जाम में करके जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। Olson industry needs to add small plant to accommodate a special contract to supply building materials over कितना टाइम ड्यूरेशन है, 5 साल है, ठीक है। द रिक्वायर्ड इनिशियल कैश आउटले कितना है, डेव टाइम 0 यानी कि ईयर 0 पे बिल्डिंग चाहिए 5 लाख का, सॉरी लैंड चाहिए 5 लाख का, बिल्डिंग चाहिए 20 लाख का, इक्विपमेंट चाहिए 30 लाख का, ठीक है। Olson uses कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्लियर,
फॉर टैक्स पर्पस एक चीज ध्यान में रखना, क्या करने वाले स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में सैल्वेज वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बट फॉर टैक्स पर्पस हम कभी भी सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज टेक कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, बट डेप्रिसिएशन कैन नॉट गो बिलो दी सैल्वेज वैल्यू, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखते हैं। चलो तो टैक्स पर्पस के लिए हम कभी भी सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर इग्नोर करना है, सैल्वेज वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर करना है, जैसे वो करती थी, है ना, मतलब गर्लफ्रेंड रहेगा या तुम्हारी क्रश रहेगी तो वो क्या करेगी, तुम्हें इग्नोर करेगी, तो तुम सिमिलरली इस पे क्या करना है, इग्नोर करके चलना है। किसको, गर्लफ्रेंड को नहीं रे पापा, किसको इग्नोर करना है, तुम्हें सैल्वेज वैल्यू को इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो फॉर टैक्स पर्पस एंड विल डेप्रिशिएट द बिल्डिंग, बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स, तो मैं इधर लिख दे दो यूजफुल लाइफ कितना है बिल्डिंग का, इट इज 10 इयर्स, एंड इक्विपमेंट का यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, ठीक है। टैक्स रेट दिया है, टैक्स रेट काम का आएगा डेप्रिसिएशन टैक्स निकालने के लिए, बराबर, चलो ठीक है 40%। रेवेन्यूज फ्रॉम द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड, कितना है रेवेन्यू, 1.2 मिलियन एनुअली, कैश एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड कितना है, 3 लाख एनुअली, ठीक है। At the end of 5th year, the assumed sales value of the land, okay, 5 साल के बाद अगर हम बेचेंगे लैंड को तो कितने में बेचेंगे, एंड बिल्डिंग को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, लैंड को बेचेंगे 8 लाख रुपीस में और बिल्डिंग को बेचेंगे 5 लाख रुपए में, ओके वेरी गुड। It is further assumed that the equipment will be removed at a cost of 50,000, मतलब उसको निकालने के लिए डीकमिशनिंग कॉस्ट बोलते हैं। व्हाट इज डीकमिशनिंग कॉस्ट, लेट्स से कोई एसेट ऑलरेडी इंस्टॉल था तो उसको निकाल के बेचना है, तो निकालने के लिए जो खर्चा लगे उसको हम बोलते हैं रिमूवल कॉस्ट या डीकमिशनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 50,000 और उसको बेचेंगे कितने में, 3 लाख में बेचेंगे, ठीक है। ये सब दे दिया है क्वेश्चन में डेटा, वेरी गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, सी अब ये क्वेश्चन जनरली तुम्हें सॉल्व करना है, अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें सिर्फ पूछा है कैश फ्लो बताओ फॉर 3rd ईयर, ठीक है। बट तुम एक क्वेश्चन को फुल फ्लेजेड सॉल्व कर सकते हो। फुल फ्लेजेड का मतलब क्या है सर, तुम पीवीसीओ कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होगा हर साल, देन तुम्हारे 10th ईयर या 5th ईयर के एंड में क्या होगा सैल्वेज वैल्यू, पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इधर सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। इधर पूछा क्या, नेट कैश फ्लो फॉर पीरियड 3, ठीक है। तो पीरियड 3 सबसे पहला रेवेन्यू कितना कमा रहे हैं हम, 1.2 मिलियन, मतलब दैट इज 12 lakhs, बरोबर, 12 lakhs रेवेन्यू है। कैश एक्सपेंडिचर कितना है, 3 lakhs, ओके, दिस इज माय रेवेन्यू, कैश एक्सपेंडिचर बोला है 3 लाख, तो कितना आ गया प्रॉफिट, 9 लाख रुपीस प्रॉफिट। तो इस पे हम क्या करेंगे, से देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द कैश फ्लोस, ठीक है। सो दिस अप्रोच मैं फॉलो करता हूं, तुम भी चाहे तो ये फॉलो कर सकते हो या दूसरा तुम्हारा जो भी तरीका है उससे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 3 लाख। सो तुम्हारा कैश प्रॉफिट कितना हो गया, 9 लाख। इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे, ठीक है। तो टैक्स कितना बोला है सर, टैक्स बोला है 40%, ओके, 9 लाख का 40%, 9 लाख इंटू 40%, तो ये आ जाता है 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 टैक्स पे कर दिया तो कितना बचेगा, 5,40,000 बचेगा, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये कैश फ्लो नहीं है, दिस इज कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन टैक्स शीट, क्या ऐड बैक करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन टैक्स शीट। डेप्रिसिएशन टैक्स शीट कैसे निकालते हैं सर, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट करके हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन टैक्स शीट, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन है क्या मेरे पास, यस डेप्रिसिएशन है। लैंड का यूजफुल लाइफ नहीं है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तो इसका डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं आएगा, तो इट इज 0, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 20 lakhs इज द कॉस्ट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कॉस्ट। यूजफुल लाइफ कितना है, 10 years सर, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20 lakhs डिवाइडेड बाय 10 which is 2 lakhs। 30 lakhs डिवाइडेड बाय 5, तो कहना है 30 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 6 lakhs। सो डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, टोटल हो गया 8 lakhs। तो इधर ले लेंगे, डेप्रिसिएशन मेरा 8 lakhs, टैक्स रेट है मेरा 40%, तो 8 lakhs का 40%, 8 lakhs इंटू 40%, करने से 3,20,000, तो ऐड किया तो कैश फ्लो कितना आ जाएगा, कैश फ्लो विल बी 8,60,000, ठीक है। तो कैश फ्लो कितना हो गया फॉर ईयर 3, ईयर 3 का कैश फ्लो विल बी
8,60,000 ऑप्शन बी। कैलकुलेशन क्लियर, कोई प्रॉब्लम, राइट? सी अभी इसका दूसरा तरीके भी है सॉल्व करने के लिए, बट दिस इज प्रेफरेबल, ठीक है? अननेसेसरी जब भी सी ये मेथड क्यों यूज किया, सिंपल है, मेरे पास डायरेक्टली कैश एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है? इसीलिए मैंने ये ऑप्शन, दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट, ठीक है? अगर ये कैश एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, ये सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें मतलब डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड रहेगा। कैश एक्सपेंडिचर मतलब इसमें डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? आई होप यही मेथड फॉलो करना होपफुली, बिकॉज दिस इज कन्वीनियंट एंड इजियर मेथड, ठीक है? क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काईलाइन। ओके, मैं अभी ये इरेज कर रहा हूँ 8,60,000 ताकि मेरे को क्वेश्चन रीडेबल हो जाए। ओके, इधर लिख के इधर है ऑप्शन 8,60,000, ठीक है? स्काईलाइन, क्वेश्चन नंबर 6। Skyline Industries is analyzing a capital investment project. Oh, very good. The new equipment is required by the project and will cost. कितना कॉस्ट होगा? उसका कॉस्ट हो जाएगा 3,50,000. Installation 25,000. ठीक है, तो जब भी कोई भी कॉस्ट, कोई भी मशीन खरीदोगे, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कॉस्ट को क्या करना है तुम्हें? ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है? तो कितना हो गया? न्यू इक्विपमेंट का कॉस्ट 3,50,000 प्लस 25, 3,75,000, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ दी पूछा क्या वो देख लेते हैं। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो कहने से ये तो मेरे को कुछ काम का है नहीं ना, डेप्रिसिएशन के लिए काम का आएगा ना, बराबर? चलो ठीक है, आगे। द 5 ईयर मार्क्स इज नथिंग बट अ डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है? डेप्रिसिएशन शेड्यूल दिया है, फर्स्ट ईयर के लिए 20%, सेकेंड ईयर के लिए 32, थर्ड ईयर के लिए 19.2 एंड सो ऑन, ठीक है? ओके सर, दे दिया 5 साल के लिए मुझे डेप्रिसिएशन। ओके, वेरी गुड। आगे, with a half yearly convention will be employed, ठीक है? Existing equipment, हाफ ईयरली कन्वेंशन मतलब कहने से हाफ ईयर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख एंड एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, इसको कितने में बेचेंगे हम लोग? 1 लाख में बेचेंगे, ठीक है? बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट में बेचेंगे 1 लाख, तो कहने से लॉस में बेच रहे हैं, बरोबर? 1 लाख का लॉस हो रहा है, ठीक है? Immediately after the installation of new equipment, annual incremental pre-tax cash inflows, pre-tax यानी कि टैक्स नहीं, cash inflows is 1,75,000 and tax rate बोला है 40%, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल। कैन आई से कितना है कैश फ्लोस? 1,75,000 माइनस क्या करेंगे? कैन आई से दिस इज प्री टैक्स कैश इनफ्लो, बराबर? टैक्स माइनस करने के पहले, तो टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स कितना है सर? 40%, तो 1,75,000 पे 40%, तो कितना आ जाएगा? 70,000 मेरा टैक्स चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 1,05,000 बचेगा। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज 1,05,000, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? कैश फ्लो मेरा 1,05,000, इसमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड एड बैक करना पड़ेगा, बरोबर? लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे वैसे ही सेम करेंगे, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? 3,50,000 प्लस इंस्टॉलेशन 25,000, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इधर लिखता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 3,75,000, ठीक है? कौन सा ईयर के लिए पूछा है? फर्स्ट ईयर के लिए पूछा है, बरोबर? तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन रेट कितना बोला है? 20%, तो 3,75,000 का 20% कितना होगा? 3,20,000 का 20% इज 75,000, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन में क्या है? मल्टीप्लाई करना है मेरे को टैक्स रेट कितना दिया है? 40%, तो इनटू टैक्स रेट दैट इज 40%, तो कितना आ जाएगा? इनटू 40%, तो ये आ जाएगा 30,000। तो इधर क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड 30,000 ऐड किया, फाइनल आंसर कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 1,35,000, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर एंटायर कैलकुलेशन? सी क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम मेथड यूज किया, क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैंने सेम मेथड यूज किया, ठीक है? क्लियर? मार्क्स जब भी आएगा तो जो डेप्रिसिएशन रेट दिया उसी को यूज करना है। अब सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन के लिए यू विल यूज 32%, थर्ड ईयर के लिए विल यूज 19.2%, तो उसी को तुम यूज करोगे फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Colburn
Colburn Corporation is considering the acquisition of new computer-aided machine tool to replace क्या existing outdated model. तो तुम्हें पुराना मॉडल को पुराना मशीन को रिप्लेस करना है विद द न्यू मशीन. ठीक है. अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है. प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो, पहले पूछा क्या वो देख लेते हैं. एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट. एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो पूछा है. बरोबर. तो कैश फ्लो ही तुम्हें बताना है. राइट. तो कैश सेविंग्स कितना है 28,400. तो इससे स्टार्ट करेंगे 28,400. टैक्स कितना है 40%. तो माइनस कर देंगे टैक्स. सो 28,400 का 40% इज 11,360. ठीक है. 11,360 माइनस कर दिया. ठीक है. 28,400 तो कितना बचता है 17,040. इतना बच गया मेरा. इसमें से मैं क्या करूंगा, आई विल एड बैक डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड. ओह सर, कौन सा डेप्रिसिएशन लेने का, 16,000 लेने का कि 1600 लेने का. ठीक है. तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी डेप्रिसिएशन दिया रहेगा of two machines, that is new machine and old machine, तो तुम्हें incremental depreciation ही तुम लोगे. अब incremental depreciation कैसे कैलकुलेट करते हैं, whatever is the differential depreciation. पहला कितना depreciation चार्ज कर रहे थे 1600. अब जब नया मशीन है तो कितना depreciation चार्ज कर रहे हो 16,000. तो incremental depreciation कितना हो गया, कैन आई से 16,000 minus 1600, which is incremental depreciation is sir 14,400. इतना ही एक्स्ट्रा बेनिफिशियल मिल रहा है, इतना ही इंक्रीमेंटल बेनिफिशियल मिल रहा है. इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी टैक्स रेट है दैट इज 40% मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 40%. तो ये कितना आ जाता है 5760 आ जाता है. ठीक है. तो इसमें डेप्रिसिएशन टैक्स रेट कितना ऐड करेंगे 5760. तो इसको मैंने ऐड किया दोनों को. कैश फ्लो कितना आएगा, कैश फ्लो विल बी 22,800 will become my cash flow. तो कैश फ्लो पूछा था, तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो विल बी 22,800. सिंपल. तो ये चीज ध्यान में रखना. अब इसमें तो दिया नहीं है कि ये पुराना मशीन कितने टाइम बाकी है. राइट. अब बट एनुअल डेप्रिसिएशन दिया है, तो हमेशा इंक्रीमेंटल, हमेशा क्या लेना है तुम्हें, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ही करना है. तुम सीधा 16,000 नहीं कंसिडर करोगे. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ऐसा क्यों करना है, इंक्रीमेंटल क्यों कंसिडर करना है. अरे सर, क्योंकि तुम अगर नया मशीन नहीं खरीदते थे तो भी 1600 का बेनिफिट तो मिल रहा था ना. नया मशीन खरीदने से 16,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना. नया मशीन खरीदने से एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसी को हमें कंसिडर करना है. ठीक है. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. बेल कंपनी है. बेल कंपनी एज अ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है. एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कितना सेल्स, 2 लाख यूनिट्स हम बेचने वाले हैं. ओके, वेरी गुड. फॉर द नेक्स्ट 8 years एंड देन हम बंद कर देंगे. तो 8 साल चलने वाले ये प्रोजेक्ट. ओके. द न्यू इक्विपमेंट विल बी परचेज. ओह, 16 lakhs में परचेज करेंगे. एंड कॉस्ट टू इंस्टॉल एंड 2 lakh, कॉस्ट 2 lakh टू इंस्टॉल. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 16 + 2 18 lakhs हो गया. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ द मशीन इधर मैं लिख देता हूं, कॉस्ट इज 18 lakhs. पूछा क्या है, व्हाट इज द कैश आउटफ्लो टाइम 0. ठीक है. तो PVCO पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना हो गया 18 lakhs. The equipment will be depreciated on a double declining basis for its useful life. तो ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमें एनुअल कैश फ्लो नहीं, हमें डे 1 पे जो कैश फ्लो है उसको देखना है. At the end of 8th year, it will cost 50,000 to remove the equipment. ये भी अभी फिलहाल के लिए कुछ काम का नहीं है. Additional working capital. Oh, additional working capital. तो working capital तो हम consider करते हैं सर. तो additional working capital 4 lakh rupees. Okay, तो ये consider हो जाएगा. ठीक है. 4 lakh तुम्हें working capital consider करना पड़ेगा. And will be required immediately and needed for the life of the product. Indirect cost increase काम का नहीं है. Effective tax rate काम का नहीं है. तो मेरा कैश फ्लो कितना हो गया 18 + 4, 22 lakhs इज माई कैश आउटफ्लो ऑन डे 1. बरोबर. टाइम 0 का पूछा है, मेरा फर्स्ट डे पे कितना कैश आउटफ्लो होगा, कैन आई से इट इज 22 lakhs कैश आउटफ्लो. ठीक है. ओके, आई होप कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होते जा रहे हैं. सर अभी कैश फ्लो में एक और चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है डिस्पोजल ऑफ
ओल्ड एसेट, पुराना एसेट है तो उसको तुम डिस्पोज कर सकते हो, उसका कैलकुलेशन आ सकता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, बराबर, तो इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। चलो नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज नाइन्थ क्वेश्चन? स्काईटॉप, स्काईटॉप कंपनी है, स्काईटॉप कंपनी इंडस्ट्रीज एनालिसिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कौन सा मॉडल यूज करने वाला है? डीसीएफ मॉडल यूज करने वाला है, वेरी गुड। द न्यू इक्विपमेंट विल कॉस्ट, कितने में हम खरीदने वाले हैं? 2,50,000। इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन 25,000। कैपिटलाइज मतलब इसको ऐड करना है, अगर नहीं भी बोलते तो भी हम ऐड करते थे, बराबर। Existing equipment will be sold immediately after the installation of the new equipment. Very good. Existing equipment as a tax basis, तो existing equipment का tax basis यानी कि book value कितना है? 1 लाख। Estimated market value 80,000। ओह, 1 लाख का एसेट को हम 80,000 में बेच रहे हैं तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। Skytop estimates that the new equipment's capacity will generate additional receivables and inventory. Oh, working capital increase होने वाला है. Payables will increase by 15,000. Annual incremental cash flows 75,000. Okay, इतना सब कुछ दिया, टैक्स रेट भी दिया 40%. आफ्टर टैक्स कैश फ्लो करेंगे एट ईयर 0. तो पीवीसीओ पूछा है, तो पीवीसीओ जैसे मैंने ऊपर बोला था क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है? 2,50,000 प्लस 25, सो 2,50,000 प्लस 25,000 विच इज 2,75,000। तो ये आ गया 2,75,000। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं सर? वर्किंग कैपिटल निकालते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बरोबर। तो करंट एसेट कितना है? करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट इधर किधर तो था, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, हाँ इधर है। एडिशनल रिसीवेबल्स, एडिशनल रिसीवेबल्स इज अ करंट एसेट, इन्वेंटरी इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट कितना है सर? करंट एसेट दिया है सर 30,000 एंड पेएबल्स कितने से बढ़ रहे हैं सर? पेएबल्स बढ़ रहे हैं 15,000। तो वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ रहे हैं सर? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 15,000 से बढ़ रहा है। तो कितना ऐड हो जाएगा इधर? 15,000 से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं? डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट कितना था सर? ओल्ड एसेट का टैक्स बेसिस, ओल्ड एसेट का टैक्स बेसिस है 1 लाख रुपीस और सेलिंग वैल्यू, सेल वैल्यू इज 80,000। सर लॉस हो जाएगा, 1 लाख की चीज को 80,000 में बेच रहा हूं तो लॉस कितने का हो जाएगा? 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो टैक्स का सेविंग होगा, टैक्स रेट कितना है? 40%। तो टैक्स का सेविंग कितना होगा सर? 40% के हिसाब से 20,000 का 40% कहने से 20,000 का 40% कहने से 8,000 का मेरे को टैक्स सेविंग होगा। 8,000 का मेरे को क्या होगा? टैक्स सेविंग होगा, बरोबर। तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट में क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू? कहने से डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट का वैल्यू निकालते हैं जो भी सेल प्राइस, मेरे को कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? 80,000। सेलिंग प्राइसेस या कैश इनफ्लो इज 80,000, उसमें से मेरे को टैक्स इधर लॉस हुआ है तो मेरे को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मेरे को टैक्स सेविंग होगा। कितने का सेविंग हो रहा है? 80,000 नहीं था 8,000, 20,000 का 40% दैट इज 8,000। तो कितना हो रहा है? 8,000 का सेविंग हो रहा है। तो 88,000 का मेरे को क्या हो जाएगा? डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट से मिलेगा। तो कैन आई से आई विल सबट्रैक्ट 88,000। तो कितना हो जाएगा कैश फ्लो? पीवीसीओ कैन आई से 2,75,000 प्लस 15,000 माइनस 88,000। तो कितना आ रहा है? 2,02,000 इज माई आंसर। कितना आ रहा है? 2,02,000 इज माई आंसर। इसमें मिस्टेक हो सकता है, शायद लॉस कैलकुलेट बरोबर हो जाएगा 8,000 बट तुम प्लस करने की जगह पे माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ क्या यूजुअली होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देन ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चंस का क्या बनाते जाऊंगा, एक एक कॉम्बिनेशन में डालते जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए एक साथ बर्डन ना हो, एटलीस्ट ये सॉल्व करते जाओ। और मेरे सामने बैठ के ऐसा दिखते मत बैठना, खुद से भी सॉल्व करना तो मजा आएगा, है ना। अब समझ में आ रहा है तो क्या करने का? लाइक करने का। लाइक करके बिना नहीं दिखेगा ना तो मजा नहीं आएगा, बरोबर। तो लाइक करने का, लाइक करोगे तो क्या होगा? मेरे को मालूम पड़ेगा यार तुम्हें समझ में आ रहा है ना। कमेंट करोगे तो और अच्छा मजा आएगा, है ना। चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। दिस इज नथिंग बट टैक्स सेविंग, लिख के रखता हूँ टैक्स सेविंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 10 में मिंट्स कॉर्पोरेशन इज कंसीडरिंग एक्विजिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट पैकेजिंग मशीन। कितने का मशीन है वो? 3 लाख। ओके वेरी गुड। द इक्विपमेंट रिक्वायर्स एन इमीडिएट फुल्ली रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। कितना है? 40,000। ओके पूछा क्या? ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल। ओवरऑल इंपैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे फोकस करते हैं, बाकी आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ओके तो कितना चाहिए? फुल्ली रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करने वाले वर्किंग कैपिटल पे? 40,000 इन्वेस्ट करने वाले हो एंड प्लान टू यूज द मशीन 5 साल चलने वाला है। टैक्स रेट कितना बोला है? 40%, ठीक है। इनकम टैक्स एंड यूजेस हर्डल रेट कितना बोला है?
12%। ओके, बस वर्किंग कैपिटल पे फोकस करना है। तो कैन आई से कितना तुम्हारे वर्किंग कैपिटल नेट इंपैक्ट होगा, तो कैन आई से 40,000 डे 1 पे चला गया। 40,000 तुम इन्वेस्ट करोगे डे 1 पे। अब इसको क्या बोला, फुल्ली रिकवरेबल। फुल्ली रिकवरेबल मतलब क्या होता है, बाद में जो भी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा उस साल में पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो कितने साल के बाद खत्म होने वाला है, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद वर्किंग कैपिटल रिकवर कर लोगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 12%। तो कहने से जो 5 साल के बाद 40,000 मिलने वाला है उसका आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा 12% के हिसाब से फॉर दी 5th ईयर के एंड में। तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, यानी कि 5 बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा। तो कितना आता है, कैन आई से 40,000 इंटू कितना आता है, इट इज 0.567, बरोबर। तो कितना आएगा, 0.567 इंटू 40,000 विच इज 22,680। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 22,680, ये मेरे को मिलने वाला है। तो यानी कि ये मेरा आउटफ्लो, ये मेरा इनफ्लो, बरोबर। तो 40,000 माइनस 22,680, तो नेट इम्पैक्ट कितना आ गया, 17,320 का ही क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो होने वाला है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, हर एक मॉड्यूल का 10 क्वेश्चन करते जाऊंगा, ताकि जो भी मॉड्यूल जो भी सीख रहा है तो उनका रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आया तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।